लेट्स स्टार्ट, शुरू करें, है ना। तो चैप्टर 5 चल रहा है अपना। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सेल। तो देखो आज का टॉपिक अपन लेते हैं सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, और आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आज का टॉपिक अपने ये रहेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे अपन। तो देखो, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल। सेल क्या है? सेल एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सेल देखा हमने, घड़ी का सेल, रिमोट का सेल, उसमें क्या होता है, केमिकल भरे होते हैं, रसायन भरे होते हैं, और वो रसायनों के आपस में विक्रिया होने के बाद वो जो ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, वो किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। करंट आता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो सेल क्या है बताओ? सेल एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। या फिर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि सेल एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में नियत धारा बनाए रखती है। कोई भी विद्युत परिपथ, जैसे सेल से आपने बल्ब जोड़ना है, टॉर्च का बल्ब जोड़ना है, या सेल से घड़ी चलानी है, या सेल से रिमोट चलाना है, तो सेल एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो उस विद्युत परिपथ में क्या करती है बताओ? नियत धारा बनाए रखती है। ठीक है, किसी भी विद्युत परिपथ में नियत धारा बनाए रखती है। तो सेल की दो डेफिनेशन हो गई आपके पास। ठीक है, फिर आगे अपन बात करें सेल। जैसे आपने देखा होगा इस टाइप के सेल आते हैं, बाज़ार में काफ़ी मिलते हैं, एवरीडे के सेल मिलते हैं, पैनासोनिक के सेल आते हैं, छोटे बड़े, 1.5 वोल्ट ऐसे लिखा होता है बड़े सेल पे, जो टॉर्च में लगते हैं अपने, होता है नहीं? ठीक है, तो इसमें ऊपर वाला सिरा तो क्या होता है? धन सिरा, और नीचे वाला सिरा क्या होता है? ऋण सिरा होता है। नीचे वाला ये जो होता है ये ऋण सिरा होता है, और ऊपर ये जो कैप होती है ये क्या होती है बताओ? धन सिरा होती है ना। अब बात करते हैं अपन सेल। जो है सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ठीक है, तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनको एक बार यूज़ करके और जो ख़राब हो जाते हैं, मतलब एक ही बार यूज़ में आते हैं, वो होते हैं प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल क्या होते हैं? जो रिचार्जेबल होते हैं, एक बार पूरी तरह यूज़ कर लो फिर से इनको रिचार्ज कर सकते हो आप, तो वो क्या होते हैं? द्वितीयक सेल। बाकी अपने सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, सेल ही है, तो सेल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है बस। ठीक है, आगे बात करें विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल समझना, जैसे कोई भी सेल है, मान लो 1.5 वोल्ट का है, तो इसका विभवांतर नापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेंगे? वोल्ट मीटर। तो एक वोल्ट मीटर लेते हैं अपन यहाँ पे, ये वोल्ट मीटर के धन सिरे को यहाँ सेल के धन सिरे पे जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर के ऋण सिरे को सेल के ऋण सिरे पे जोड़ते हैं, ऐसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इस तरीके से जोड़ते हो तो वोल्ट मीटर में ये वोल्टेज बताएगा इसका, जैसे 1.5 वोल्ट, या फिर कम होगा तो लिखा तो 1.5 ही रहता है इस पर, लेकिन धीरे धीरे सेल डिस्चार्ज हो जाता है, तो मान लो 1.3 वोल्ट या 1.1 वोल्ट ऐसे बताएगा ये, है ना। तो अगर सेल के दोनों सिरों पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाए तो वोल्ट मीटर इस सेल के विभवांतर को व्यक्त करता है ना। तो आप समझना, इस तरह से यदि वोल्ट मीटर लगाएं तो इसे बोलते हैं अपन खुला परिपथ। मतलब ये जो सेल है, सेल वो किसी भी विद्युत परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ है, सेल से विद्युत ऊर्जा कहीं भी काम नहीं आ रही है, वोल्ट मीटर लगा के केवल इसका विभवांतर मापा जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं खुला परिपथ। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल किसी सेल के सिरों के मध्य, या टर्मिनल बोल सकते हो आप, टर्मिनलों के मध्य, किसी सेल के टर्मिनलों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जब सेल खुले परिपथ में हो। खुले परिपथ मतलब अन्य किसी विद्युत युक्ति से ना जुड़ा हो, जैसे बल्ब से, फैन से, ट्यूबलाइट से, किसी भी विद्युत युक्ति से ना जुड़ा हो, मतलब सेल की ऊर्जा कहीं भी उपयोग में नहीं आ रही हो। ठीक है, तो फिर से डेफिनेशन सने, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है?
किसी सेल के टर्मिनलों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जब सेल खुले परिपथ में हो। किसी सेल के सिरों के मध्य विभवांतर जब सेल खुले परिपथ में हो क्या कहलाता है बताओ? विद्युत वाहक बल कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? ईएमएफ। व्यक्त किससे करेंगे? ई से, ऐसा वाला ई, इससे व्यक्त करेंगे तो ये विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है। दूसरे केस में अपन क्या करें, मान लें कि आपके पास ये एक सेल है इस तरीके का, ये जो मैंने अभी बनाया है, ये आपके पास सेल है, ये ऊपर वाला इसका धन टर्मिनल है, नीचे वाला ऋण टर्मिनल है। अब क्या करें, इस सेल से विद्युत ऊर्जा उपयोग में ले लेते हैं अपन। मान लें कि यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया इस तरीके से, है ना, ऐसा एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये बल्ब लगा दिया तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ग्लो मतलब ये बल्ब जल रहा है। तो बताओ बल्ब जब जल रहा है तो इसमें विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? इस सेल से प्राप्त हो रही है। तो सेल से विद्युत ऊर्जा यहाँ प्राप्त हो रही है जिसके कारण ये बल्ब जल रहा है। इस अवस्था को बोलते हैं बंद परिपथ। क्या बोलते हैं? बंद परिपथ। अब सेल कैसे परिपथ में? बंद परिपथ में है। ठीक है। अब यदि इसी अवस्था में इस सेल के सिरों के मध्य एक विभवांतर लगा दिया जाए, वोल्टमीटर लगा दिया जाए, है ना, इस सेल के सिरों के मध्य एक वोल्टमीटर लगा दिया जाए, तो वोल्टमीटर अब जो विभवांतर का मापन करेगा वो विभवांतर इस केस की तुलना में कम होगा। उसको हम V से व्यक्त करेंगे, है ना। देखो इस केस की तुलना में यहाँ पे विभवांतर कम होगा। कारण क्या है कि यहाँ पे सेल के सिरों पर विभवांतर मापा गया था और इस जगह क्या है कि सेल में से कुछ ऊर्जा बल्ब में चली गई। बल्ब जल रहा है तो सेल में से कुछ रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर बल्ब जल रहा है, तो कुछ ऊर्जा उधर चली गई, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा बताओ? थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये बंद परिपथ में है। ठीक है, तो विभवांतर कम हो जाएगा। तो अब इसके सिरों पर जो विभवांतर है उसको अपन V से व्यक्त करेंगे और इसी को अपन क्या बोलेंगे बताओ? टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टता वर्ड आपके समझ में आया? टर्मिनल वोल्टता क्या कहता है बताओ? कि किसी सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जब सेल बंद परिपथ में हो। जब सेल बंद परिपथ में हो। क्लियर है? किसी सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जब सेल बंद परिपथ में हो वो क्या कहलाता है बताओ? टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता को V से व्यक्त करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ये जो विद्युत वाहक बल है E, ये हमेशा ज़्यादा होगा किससे बताओ? टर्मिनल वोल्टता से। विद्युत वाहक बल E टर्मिनल वोल्टता से सदैव अधिक होगा। समझ पा रहे हैं क्यों अधिक होगा? क्योंकि विद्युत वाहक बल जो होता है वो खुले परिपथ में विभवांतर होता है और टर्मिनल वोल्टता बंद परिपथ में होता है। तो बंद परिपथ में कुछ ऊर्जा विद्युत युक्ति में काम आ जाती है, जबकि यहाँ पे संपूर्ण ऊर्जा यहीं संग्रहित रहती है नहीं? तो विद्युत वाहक बल का मान सदैव टर्मिनल वोल्टता से ज़्यादा होगा। क्लियर है ये दूसरी वाली बात, है ना। तीसरा अपन लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध देखना क्या होगा कि कोई भी सेल अपन बनाते हैं, जैसे डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, सीसा संचायक सेल, ऐसे तो सेल बनाते हैं। तो सेल कैसे बनाया जाता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर विद्युत अपघट्य भरे जाते हैं। सेल के अंदर विद्युत अपघट्य भरे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन भरे जाते हैं नहीं, तो सेल के अंदर घोल होता है नहीं, विद्युत अपघट्य का घोल होता है। तो उसमें क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं। तो जब वो धनायन और ऋणायन गतिमान होते हैं, जब धारा प्रवाहित होती है तो वो धनायन और ऋणायन गतिमान होते हैं। तो गति के दौरान क्या होता है? उनके मार्ग में बाधा आती है, मतलब वो गति करने, जब वो गति करते हैं तो एक अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, अवरोध कैसे उत्पन्न होता है आप समझ रहे हो कि एक विद्युत अपघट्य में बहुत सारे धनायन भी उपस्थित है, ऋणायन भी उपस्थित है। ठीक है, अब केवल धनायन की बात करें तो बहुत सारे धनायन उपस्थित है। एक धनायन को लो, अगर एक धनायन गति करेगा तो और भी तो धनायन उपस्थित हैं, तो बाकी धनायन उसको क्या करेंगे बताओ? प्रतिकर्षित करेंगे। तो मतलब उसके गति के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी, उस पर बल लगेगा, तो गति के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी और इसी बाधा को अपन क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी आंतरिक प्रतिरोध की
कि किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा, किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य, जो रासायनिक घोल होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन, तो किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। बोलो कहलाती है नहीं? क्लियर है? अब आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तरीका समझना। तो सबसे पहले तो सेल का सिंबल देखें आप, आंतरिक प्रतिरोध बाद में ज्ञात करेंगे। सेल का सिंबल वैसे आपने पढ़ा है 10th क्लास में, ऐसा सिंबल पढ़ा होगा आपने सेल का, ये प्लस माइनस, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा है, प्लस ये माइनस हो, ऐसा पढ़ा हो। अब क्या करना है कि अब हम 10th क्लास तक तो आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मान के चलते थे, अब आंतरिक प्रतिरोध को भी शामिल करेंगे। तो मान ले सेल का जो विद्युत अपघट्य है उसके कारण कुछ प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, तो उसको अपन ऐसे व्यक्त करेंगे, ये R और ये E। E मतलब ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध मतलब इसके घोल का, इसके विद्युत अपघट्य के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा जो है वो प्रतिरोध कितना है, R, आंतरिक प्रतिरोध R है। तो ये जो सिंबल बनेगा, ये सिंबल किसका बनेगा बताओ, सेल का सिंबल बनेगा। ठीक है, प्रतीक चिन्ह है सेल का। इस पूरे को एक साथ क्या बोला जाता है बताओ, सेल। ठीक है, अब मान लें कि यदि विद्युत धारा इस सेल के धन टर्मिनल से बाहर निकल रही है ना, तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, धन टर्मिनल से निकलती है और ऋण टर्मिनल की ओर आती है, ऐसे तो होता है। तो इससे आवेश बाहर जा रहा है, धारा बाहर जा रही है नहीं, तो इस अवस्था को बोलते हैं सेल की डिस्चार्जिंग कंडीशन। डिस्चार्ज मतलब निरावेशन हो रहा है। कौन सी अवस्था है, निरावेशित अवस्था, निरावेशन। अगर सेल से विद्युत धारा ली जा रही है, सेल का उपयोग किया जा रहा है, तो सेल का क्या हो रहा है बताओ, निरावेशन हो रहा है। और कुछ सेल ऐसे आते हैं जो चार्जेबल होते हैं। चार्जेबल मतलब जिनको पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो जब चार्ज करते हैं तब क्या करते हैं बताओ, जब चार्ज करते हैं, जब हम आवेश को सेल के अंदर भेजते हैं, अंदर भेजते हैं मतलब आवेश उसमें संग्रहित करते हैं, तो विद्युत धारा अंदर जाती है इस अवस्था में। ये एक सेल हो गया और इसमें विद्युत धारा अंदर जा रही है, तो इस अवस्था को बोलते हैं आवेशन, सेल का आवेशन। क्लियर है? तो अगर सेल से विद्युत धारा बाहर निकल के आ रही है तो निरावेशन, और विद्युत धारा सेल के अंदर जा रही है तो आवेशन। और ये किसका चिन्ह है बताओ, प्रतीक चिन्ह किसका है बताओ, सेल का। सेल के प्रतीक चिन्ह में विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध दोनों व्यक्त करेंगे। अब बात कर रहे थे आंतरिक प्रतिरोध की। तो आंतरिक प्रतिरोध है क्या, किसी सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है बताओ, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। अब आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला बनाएंगे अपन, कैसे बनाएंगे देखना। मान लें कि आपके पास ये एक सेल है, ये एक सेल हो गया जिसका विद्युत वाहक बल ये, आंतरिक प्रतिरोध R है, प्लस माइनस है। आगे बढ़ो, इसको कोई एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया, तो कोई बाह्य प्रतिरोध है यहाँ पे R, इस R से जोड़ दिया। प्रतिरोध मतलब कुछ भी हो सकता है, बल्ब से जोड़ दिया, बल्ब के तार का प्रतिरोध होता है ना, तो कोई बाह्य प्रतिरोध R से अपन ने इसको जोड़ दिया। जैसे ही सेल को यहाँ जोड़ा, तो सेल को जोड़ने से इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो गया बताओ, V, है ना। सेल से इसमें धारा प्रवाहित होगी I इस परिपथ में, और धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिरोध है और धारा प्रवाहित हो रही है, तो ओम के नियम के अनुसार यहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा। वो विभवांतर कितना हो गया बताओ, E हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ध्यान से समझना। ठीक है, अब इस पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I। तार तो एक ही है, ये तो केवल विभव का मापन करता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, विभवांतर का मापन करता है। तो धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, सेल से स्टार्ट होगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी और यूँ आ जाएगी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अपन आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे ये आपको समझना है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बोलूं कि ये बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं है, पहली बात, अगर मैं बोलूं कि ये जो सेल है ये बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ नहीं है,
तो ये किस में है बताओ? खुले परिपथ में। किस में बताओ? खुले परिपथ में। तो खुले परिपथ में इसका विद्युत वाहक बल कितना है बताओ? खुले परिपथ में जो विभवांतर मापा जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल कितना है बताओ? ई। बोलो है या नहीं? अगर ये कोई बाह्य युक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ नहीं है, तो सेल खुले परिपथ में सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। सेल के अंदर आवेश संग्रहित है लेकिन इस तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो खुले परिपथ में यदि वोल्ट मीटर लगा के चेक किया जाए तो सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। बोलो होगा या नहीं? अब देखो आप क्या होगा, जैसे ही ये परिपथ बंद किया जाएगा तो अब सेल हो गया बंद परिपथ में। बंद परिपथ में होते ही परिपथ पूरा हो गया धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो पूरा परिपथ हो गया तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, ऐसे होगी या नहीं? और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आप समझना ये विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ भी आएगी तो यहाँ भी प्रवाहित होगी, यहाँ होगी या नहीं? तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध है, इस आंतरिक प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है बताओ? आई। आंतरिक प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है? आई। तो ओम के नियम से इसके सिरों के मध्य कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? तो आप समझ रहे हो, आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न होगा? तो कितना विभवांतर उत्पन्न होगा बताओ? प्रतिरोध आर है और धारा कितनी जा रही है? आई। तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V बराबर आई आर। बोलो होगा या? तो आंतरिक सिरों के मध्य ये विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ कल्पना करें, वैसे तो ये आंतरिक प्रतिरोध है, वैद्युत अपघट्य के अंदर होता है, लेकिन यहाँ अपन ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है तो इतना विभवांतर होगा। अब देखो प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध विभव में कमी करता है। प्रतिरोध क्या करता है? विभव में कमी। तो प्रतिरोध विभव में कमी करता है, तो मतलब पहले जब ये जुड़ा हुआ नहीं था, जब खुले परिपथ में थे, तब विभवांतर कितना था? ई। और जैसे ही जोड़ देते हैं तो ये वाला जो आंतरिक प्रतिरोध है जो सेल के अंदर है वो क्या करेगा? विभव में कमी करेगा। कितनी कमी करेगा? आई आर की। मतलब पहले विभव कितना था? ई, और अब जब बंद परिपथ में लगा दें तो इसमें कितने की कमी हो जानी चाहिए? आई आर की, क्योंकि आर क्या? आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर ही उपस्थित है। तो उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल का विद्युत वाहक बल है उसमें कमी आएगी। कितनी कमी आएगी बताओ? आई आर की। आ गई? तो ये आई आर की कमी आ गई, ठीक है। अब देखो ये आई आर की कमी आ गई। अब ये बंद परिपथ में हो गया। तो बंद परिपथ में जब ये हो गया तो बंद परिपथ में यदि सेल के सिरों के मध्य विभवांतर मापा जाए, बंद परिपथ में यदि सेल के सिरों के मध्य विभवांतर मापा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टता। तो बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर आपको विद्युत वाहक बल से कम मिलेगा और उसी को क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टता। तो ये विद्युत वाहक बल था, बंद परिपथ में लगाते आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव में कमी आई तो विद्युत वाहक बल घट गया, और घट के ये किसके बराबर हो गया बताओ? टर्मिनल वोल्टता के बराबर। तो ये संबंध आपको याद रखना है। ये किसी भी सेल की टर्मिनल वोल्टता जो होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? विद्युत वाहक बल माइनस आई आर, मतलब आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव पतन। ठीक है, समझ आया? है क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहले जब सेल को यहाँ नहीं जोड़ा है तब इस तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं है, खुला परिपथ है। तो खुले परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? विद्युत वाहक बल के बराबर। जैसे ही परिपथ में जोड़ा, धारा प्रवाहित होने लगी, तो सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है इसके कारण विभव में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? आई आर। तो पहले विभव कितना था? ई, इसमें से कमी आ गई आई आर, घटा दिया, कम हो गया। और अब देखा जाए तो सेल बंद परिपथ में, और बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला हो गया ई माइनस आई आर। हम ज्ञात करना चाह रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो आंतरिक प्रतिरोध का, इसको प्लस में ले आओ, इसको माइनस में। तो आई आर बराबर ई माइनस बी आ गया। तो आर कितना आ जाएगा बताओ? ई माइनस बी बटे आई। बोलो आ गया नहीं? तो एक फार्मूला तो हो गया, ई माइनस बी बटे आई, विद्युत वाहक बल माइनस टर्मिनल वोल्टता बटे परिपथ में प्रवाहित धारा। हुई है ना? एक और बदल सकते हो, जैसे मान लो कि ये आई धारा यहाँ जा रही है, इस प्रतिरोध में भी आई धारा प्रवाहित होगी,
तो इसके लिए यदि हल किया जाए ओम के नियम से, तो ओम के नियम से V बराबर आई कैपिटल R लिख सकते हैं बाह्य प्रतिरोध के लिए। ओम का नियम V बराबर आई आर। तो यहाँ से I का मान निकाले तो I का मान क्या आ जाएगा, V बटे R। तो ये I का मान V बटे R यहाँ रख दो। तो यहाँ रखोगे तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E माइनस V बटे I की जगह क्या लिख देंगे बताओ, V बटे R। R पलट जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया E माइनस V बटे V गुणा R। ये हो गया आपके पास आंतरिक प्रतिरोध। बोलो हुआ है? तो ये था आपके पास आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर हुआ? तो ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेल, विद्युत भाग बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध, इनमें से 2 डेफिनेशन एग्जाम में आएंगी एक एक नंबर में, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि विद्युत भाग बल और टर्मिनल वोल्टता को परिभाषित करो या विद्युत भाग बल और आंतरिक प्रतिरोध को आप परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। तो क्लियर हुआ? आगे बढ़े? तो आगे बढ़ते हैं अब अपन। मैं बता रहा था निरावेशन और आवेशन। तो एक चीज़ देखना है इसमें, निरावेशन और आवेशन में यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ जब सेल को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा तो सेल से विद्युत धारा जा रही है बाहर की तरफ और उपयोग में आ रही है, यहाँ इसका उपभोग हो रहा है ना? तो मतलब सेल धीरे धीरे निरावेशित हो रहा है। तो निरावेशन की अवस्था में यदि सेल के सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टता ज्ञात की जाए तो निरावेशन की अवस्था में टर्मिनल वोल्टता क्या आएगी, V बराबर E माइनस आई आर। तो निरावेशित होते समय सेल के सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टता होगी V बराबर E माइनस आई आर। कब? जब ये बंद परिपथ में है। ये डायग्राम तो खुले का है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बंद परिपथ में तब होगी, है ना? खुले में तो विद्युत भाग बल ही होता है। मतलब निरावेशन हो रहा है। निरावेशन कब होगा? जब बंद परिपथ में होगा, है ना? अवस्था को समझे। और मान लो आवेशन हो रहा है। आवेशन मतलब कोई रिचार्जेबल सेल है, वो निरावेशित हो चुका था, उसको फिर से आवेशित कर रहे हैं। तो फिर से आवेशित कर रहे हैं तो फिर टर्मिनल वोल्टता कितनी हो जाएगी, V बराबर E प्लस आई आर। क्यों हो जाएगी? कारण क्या है? कारण ये कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदल गई। पहले विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ये वाली थी, अब की बार विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ये वाली हो गई। हुई या नहीं? तो इस समय में जो टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, V बराबर E प्लस आई आर। तो जब सेल का आवेशन हो रहा है, परिपथ में जोड़ रखा है बंद परिपथ में और आवेशित कर रहे हैं उसको, तो आवेशित करते समय सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इतना होगा और निरावेशित करते समय इतना होगा। बोलो होगा? तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि विद्युत भाग बल सदैव ज़्यादा होता है किससे, बताओ, टर्मिनल वोल्टता से। या टर्मिनल वोल्टता विद्युत भाग बल से हमेशा कम होती है। जनरल केसेस में यही होता है। लेकिन जब सेल को आवेशित किया जाता है तो आप देख पा रहे हो, जब सेल को आवेशित किया जाएगा तो V का मान क्या आएगा बताओ, E प्लस आई आर। E में और कुछ जोड़ दिया तो E में और कुछ जोड़ा, उसके बाद V बना, तो मतलब V का मान E से ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि टर्मिनल वोल्टता कब ज़्यादा होगी विद्युत भाग बल से। टर्मिनल वोल्टता विद्युत भाग बल से कब ज़्यादा हो सकती है? कब हो सकती है बताओ? जब सेल का आवेशन हो रहा हो। जब सेल का आवेशन हो रहा हो। निरावेशन की अवस्था में हमेशा टर्मिनल वोल्टता विद्युत भाग बल से कम होगी, क्योंकि इसमें घटा रहे हैं। और आवेशन की अवस्था में ऐसा हो सकता है, मतलब आवेशन की अवस्था में ऐसा होता है कि टर्मिनल वोल्टता विद्युत भाग बल से अधिक होती है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपके पास सेल, विद्युत भाग बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध। अब बात करेंगे अपन सेलों का संयोजन। तो जैसा आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा है, वैसे ही सेलों का संयोजन होता है। ठीक है? तो अगर अपन लेते हैं सेलों का संयोजन, तो देखें आप, सेलों का संयोजन, तो सेलों का संयोजन अलग अलग होता है। पहला अपन लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, है ना? तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना आपने देखा होगा,
टॉर्च वगैरह में 2-2 3-3 सेल लगे होते हैं, रिमोट में 2-2 3-3 सेल लगे होते हैं, तो उनको कैसे जोड़ा जाता है, या तो श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में। तो हम समझ रहे हैं पहले श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन से आप भली भांति परिचित हैं। क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन, देखना आप समझना। समझने के लिए मैंने आपके पास 3 सेल ले लिए, एक सेल ये लिया, सेल का सिंबल पता है आपको, प्लस माइनस विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, दोनों को एक साथ व्यक्त करेंगे। मान लो पहला सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 है। फिर दूसरा सेल लगाया, ठीक है, फिर तीसरा सेल लगाया, प्लस माइनस E2 R2 बोलो हो गया, ठीक है, प्लस माइनस E2 R2 बोलो हुआ, और इसको लिख देंगे E3 R3। तो ये अपन ने 3 सेल लिए, इनके टर्मिनल अपन ले लेते हैं, ये टर्मिनल अपन ने ले लिए। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, ठीक है। ये सेल जोड़े गए, इनको अपन सेल को किससे जोड़ेंगे, कोई बाह्य स्रोत से या बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ देंगे। बाह्य प्रतिरोध है R, इससे अपन ने जोड़ दिया, और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है बताओ, V है। ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक, कोई बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, मान लें कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है I, इधर से I धारा आएगी, इधर भी I जाएगी, तो आप देख रहे हो पूरे परिपथ में I धारा प्रवाहित होगी, पूरे परिपथ में कैपिटल I धारा प्रवाहित होगी या नहीं। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा समान हो। सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा समान हो, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये I धारा जाएगी, I पहले सेल से भी I जाएगी, दूसरे से भी I जाएगी, तीसरे से भी I, सबसे I धारा प्रवाहित होगी। तो सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा समान हो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। अब देखो माना 3 सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्रम से E1 E2 E3 है, और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 और R3 है। तीनों को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो टर्मिनल वोल्टता की बात करते हैं। टर्मिनल वोल्टता कैसे बात करेंगे आप समझना। जैसे पहले मैं समझाता हूँ आपको, जैसे एक सेल है ये, इसका विद्युत वाहक बल है E, और ये आंतरिक प्रतिरोध है R, ये प्लस माइनस। तो देखो इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, निरावेशित हो रहा है, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर को क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टता। इसका फॉर्मूला होगा E माइनस IR, बोलो होगा यार, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से कम होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस IR। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। टर्मिनल वोल्टता क्या है, बंद परिपथ में इस सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, विभवों का अंतर। तो V क्या है, सिरों के मध्य विभवांतर। तो मान लेते हैं कि ये सिरा A है और ये सिरा V है, और A सिरे पर विभव है VA और B सिरे पर विभव है VB। A सिरे पर विभव है VA और B सिरे पर विभव है VB। ये धन सिरा है तो धन विभव क्या होगा, उच्च विभव, और ये ऋण सिरा है तो ऋण विभव क्या होगा, निम्न विभव। तो ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। तो विभवांतर यदि ज्ञात करें तो विभवांतर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, VA माइनस VB, दोनों सिरों के विभवों का अंतर, ठीक है। आप समझ पाए, या तो ऐसे लिख दो, इस सिरे पे विभव VA, इस सिरे पे विभव VB है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर E माइनस IR, या VA माइनस VB, दो विभवों का अंतर एक विभव ही आएगा, तो VA माइनस VB को V भी लिख सकते हैं। पढ़ेंगे इसको भी विभवांतर और इसको भी विभवांतर, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, E माइनस IR। तो इसी को अपन यूज लेते हैं, VA माइनस VB बराबर E माइनस IR। अब समझना कैसे,
टर्मिनल वोल्टता की बात करेंगे। तो प्रथम सेल के लिए है ना, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, प्रथम सेल के लिए है ना। तो प्रथम सेल के लिए बताओ, ये पहला सेल है, इसका उच्च विभव वाला सिरा A है और निम्न विभव वाला सिरा B है। तो VA माइनस BB विभवांतर VA माइनस BB बराबर E1 माइनस धारा कितनी प्रवाहित हो रही है पूरे परिपथ में I और R1। क्लियर। तो पहले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता या इसके सिरों के मध्य विभवांतर हो गया E1 माइनस IR1। इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए करें तो इसके सिरे हैं B और C। तो VB उच्च विभव में से निम्न विभव घटाएंगे, VB माइनस VC बराबर E2 माइनस IR2। ऐसे लास्ट वाला करेंगे, VC माइनस VD बराबर E3 माइनस IR3। बोलो हुआ है, क्लियर है। तो ये 3 समीकरण बने आपके पास, 1 2 3। तीनों समीकरणों को आप आपस में जोड़ दें, 1 + 2 + 3। तो तीनों को आप जोड़ें तो क्या आएगा बताओ, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। सही है। और इधर जोड़ो इधर, तो पहले ये वाले पद जोड़ दें तो याद आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और फिर इनको जोड़ेंगे तो माइनस I कॉमन आ जाएगा, इन तीनों में से माइनस I कॉमन, तो ये बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो आया। अब देखो आप, माइनस BB प्लस BB कैंसिल, माइनस BC प्लस BC कैंसिल, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या आया, VA माइनस VD बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो यहाँ तक सही है। अब सेलों का संयोजन कर रहे हैं, 3 सेल जोड़े गए हैं, तो संयोजन में क्या करते हैं अपन, तुल्य ज्ञात करते हैं, तुल्य। तो यहाँ 3 सेल जोड़े गए, तो होना क्या चाहिए अब कि ये नए परिपथ में परिवर्तित हो जाएगा। ये इन तीनों की जगह एक ही तुल्य सेल लगा देंगे और नीचे वही R प्रतिरोध रहेगा, धारा उतनी प्रवाहित होगी कितनी बताओ, I। ये प्लस माइनस। अब ऐसा करते हैं कि इन तीनों सेलों की जगह एक ही सेल लगा रहे हैं, तो इस एक सेल का विद्युत भागफल मान लेते हैं E और आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R। ठीक है। अब बताओ, ये सिरा और ये सिरा, इन तीनों की जगह एक ही तो लगाया है, तो इस सिरे का नाम तो क्या रहेगा A और इस सिरे का नाम क्या रहेगा बताओ D। बीच वाले B और C गायब हो गए क्योंकि इनकी जगह एक ही लगा दी। तो अब इसके लिए अगर यही फॉर्मूला लगाया जाए, ये वाला टर्मिनल वोल्टता वाला, तो ये जो तुल्य सेल आया है इसके लिए अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो कैसे लगाएंगे बताओ। ये तो समीकरण 1 दे दो, इसके लिए लगाओ ये फॉर्मूला, तो क्या लगाएंगे, सेल के सिरों के मध्य विभवांतर VA माइनस VD बराबर E माइनस धारा कितनी प्रवाहित हो रही है IR। यही लगाया ना, देखो VA माइनस VD बराबर E माइनस IR। ये समीकरण 2, दोनों बराबर होने चाहिए यानी, तो दोनों को बराबर करो तो E माइनस IR बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 और माइनस I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाए। ठीक है। अब देखो आप, ये हो गया। अब तुलना करो, दोनों पक्षों की तुलना करो, तो दोनों पक्षों की तुलना करें तो ये वाला पद इसके बराबर होना चाहिए, और माइनस आई ये ऐसे लिखा हुआ है, तो फिर ये वाला पद किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। तो क्या रिजल्ट मिलता है, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 और R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये रिजल्ट निकल के आता है। तो इससे क्या समझे हम कि जब 3 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तीनों सेलों का तुल्य विद्युत भाग बल उन तीनों सेलों के अलग अलग विद्युत भाग बलों के योग के बराबर होगा।
और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध तीनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। बोलो होगा यार, ठीक है, क्लियर। अगर n सेल जुड़े हों तो प्लस में डॉट 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 n प्लस में डॉट 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 Rn सही है क्या, समझ आया। तो आज के लिए इतना ही, श्रेणी क्रम संयोजन। नेक्स्ट लेक्चर में आप समांतर क्रम संयोजन और छोटे मोटे टॉपिक देखेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।